Hello everyone. For the introduction, I am MBBS doctor and who gave NEET PG 2025 and got the rank of 2053. In NEET PG counseling round 1, I opted the ENT as my first choice at rank 2053. Then after working for 20 days, I left it. So the main question is why I did that. What are the reasons for leaving ENT if it's my first choice? I have classified my reasons into three subheadings to make it easy to understand. So, first reason is ENT specific reason. मुझे ना MBBS डेज में ना ENT बहुत पसंद आ गई थी, मतलब मुझे उस ब्रांच से फैसिनेशन हो गया था। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस ब्रांच लगती थी कि वो फिजिशियन एज अ सर्जन दोनों की तरह एक्ट करती है। और बाय चांस जैसे किसी को सर्जन बनना हो लेकिन उसके हाथ में स्किल ना हो तो एज अ फिजिशियन भी काम कर सकता है। सर्जिकल ब्रांच होते हुए भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, ऐसे इमरजेंसीज नहीं आती रहती, तो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी रहेगा, ये सब मैंने सोचा था। पर तब मैंने ENT ज्वाइन किया तो ऐसा मतलब IMS BHU ENT में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ENT इतनी भी बैलेंस ब्रांच नहीं है, मतलब वो फिजिशियन तो नहीं है, सर्जिकल ब्रांच ही है मेनली। और बहुत सारी इमरजेंसी ड्यूटीज़ वगैरह आती रहती है। इमरजेंसी सर्जरीज़ नहीं होती हैं इतनी, पर इमरजेंसी तो आती रहती है। एपिस्टेक्सिस की इमरजेंसी आती रहती है और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ की आती रहती है। तो ऐसा तो नहीं है कि इमरजेंसी नहीं आती है ENT की। सेकेंड रीज़न इज़ इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक रीज़न। तो मतलब IMS BHU की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। IMS BHU की ENT बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। एक दिन में 16-16 सर्जरीज़ होती हैं, तो 16 सर्जरी हो रही हैं एक ही दिन में और OT हैं बस 2। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा पोस्ट ऑप वर्क और प्री ऑप वर्क होता होगा। और क्योंकि ENT सर्जरीज़ बहुत बड़ी भी नहीं होती, पहले से पेशेंट एडमिट नहीं रहते। सब 1 दिन पहले आ रहे होते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पहले आ रहे होते हैं। तो एक दिन में इतना सारा काम हो जाता है और ENT में ज़्यादा JRs होते नहीं, तो वो डिवाइड भी नहीं होते कि वार्ड वर्क दिन में चल रहा है और दिन में OT भी चल रही है। रेज़िडेंट डिवाइड होके सब लोग पहले बिज़ी रहते हैं OT और OPD में, उसके बाद शाम को आके ये सब करना होता है। क्योंकि OT इतनी होती है तो OT से आने में ही इतना लेट हो जाता है, 5 बज जाते हैं। सिमिलरली OPD भी इतनी एक्सटेंड हो गई कि 5 बज जाते हैं, उसके बाद आके ये सब करना होता है। तो इतना ज़्यादा काम रहता था कि हमें वापस जाते-जाते 2 बज जाते थे। सेकंड मुझे ऐसा लगा IMS में ना ENT बिल्कुल मैनेज नहीं है। मतलब वहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है कि कोई अपना काम नहीं कर रहा है तो उसे इंश्योर कराया जाए वो कराए। स्पेशली मुझे OT में बहुत फ़ील हुआ। OT में स्टाफ जो है बैठ के लूडो खेलता था। ये नहीं है कि पेशेंट शिफ्ट कराने में हेल्प करा दे। वो JR की ड्यूटी है तो मतलब JR की ड्यूटी बना रखी थी कि JR ही कराएगा। अब JR चाहे साइट प्रोसीजर्स कराओ पर OT में पेशेंट शिफ्ट कराना है तो उसकी ही ड्यूटी है। नहीं कराया तो उसको ही डाँटते थे जैसे वो तो खाली हो। OT स्टाफ से कोई कुछ नहीं कहता था। बाकी वो सारा भी टॉक्सिसिटी थी ENT में कि सीनियर्स हैं तो बैठना नहीं है। तो हम OT में वॉश तो रहते थे, तो OT में वॉश रहे हैं, उसके बाद भी कहीं भी जैसे हमें थोड़ा टाइम मिला तो हम बैठ नहीं सकते क्योंकि सीनियर्स के सामने बैठना नहीं है, तो इस टाइप वाले रूल्स भी चल रहे थे। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था कि हम OT में भी वॉश हैं तभी भी खड़े हैं, बीच में भी नहीं बैठना, तो मतलब हम सुबह से लेकर शाम तक खड़े ही खड़े हैं। और क्योंकि सुबह 6:30 बजे आना होता था OT के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया खुद से प्रिपेयर करना होता था, तो इतनी सारी आके वाइल्स खोलनी होती थी, लोड करना होता था, तो 6:30 बजे आना पड़ता था। तो इतने सुबह आते थे तो कुछ खा पी भी नहीं पाते थे, तो फिर खाली पेट खड़े-खड़े रहते थे पूरे टाइम। ऐसे ही बीच में सीनियर्स को गुस्सा आ जाता था तो वो सहायक जैसे वहाँ पे ना वार्ड सहायक का कॉन्सेप्ट है, उनसे भी कह देते थे इनकी हेल्प नहीं करानी है। मतलब जैसे वो सिरिंजेस खोल देते थे, टेप लगा देते थे उसको लेबल करने के लिए, तो वो सब भी नहीं होता था, तो सब काम खुद से ही करना होता था। तो ऐसा लगता था अल्टीमेटली कुछ भी है सब JR1 को ही करना है। और JR2 भी जो है जस्ट अभी JR2 बने थे ना, तो
मुझे लग रहा था उनको मैनेज करना भी नहीं आ रहा था। वो कोई चीज़ें ना पहले प्रॉपर्ली बताते नहीं थे, वो पहले गलती हो जाने देते थे। तो पहले हम जब गलती कर लेते थे तब हमारा सब कुछ वो गलत-गलत कह देते थे, फाड़ देते थे, फिर दोबारा रीडू करना पड़ता था। इसके रिगार्डिंग अगर JR3 को पता चल जाता था तो वो तो करते थे कि ये वाली गलती तुमने ही करी थी, तो JR2 ही ये काम करेगा। पर ये मतलब ये कंप्लेन काइंड ऑफ हो गया ना, तो वो तो हम नहीं कर सकते थे। हम JR2 की कंप्लेन थोड़ी ना करेंगे JR3 से, वरना तो JR2 फिर बहुत चिढ़ जाएंगे हमसे। तो मतलब वो उन्हें पता चल जाता था तो ऐसा होता था, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी भी गलती होती थी तो हमें ही दोबारा सब कुछ करना होता था। वो बैठ के आराम से सब समझाते नहीं थे, और वो ऐसे सोचते थे कि हमने किसी एक को बता दी, सबको पता चल जाना चाहिए। पर हम खुद ही इतने ऑक्यूपाइड रहते थे, और हमने खुद ही पहली बार जाना होता था, हमें ही अच्छे से नहीं समझ आता था, तो हम एक दूसरे को तो क्या ही बताएंगे वो सब चीज़ें। एंड थर्ड थिंग जो मुझे IMS BHU में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो ये था वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग MR कल्चर था। मतलब एक पर्टिकुलर लैब से ही टेस्ट कराने हैं, वहीं रिपोर्ट होने जाएगी, और यहीं से दवा लेके आनी है, हर प्रोफेसर का फिक्स था, वो सब करना होता था। ये सब सब जगह होता होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ बहुत ही ज़्यादा था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, माई पर्सनल रीजंस। क्या हुआ था ना ENT में, क्योंकि ईयर नोज़ एंड थ्रोट से बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र था, तो मुझे, और सीज़न भी चेंज हो रहा था, तब हमने ज्वाइन किया था, दिसंबर चल रहा था, दिसंबर जनवरी। तो मुझे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि मुझे अस्थमा पहले से है, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया। वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, फिर इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। और ड्यूरिंग उसी में मुझे ये भी रियलाइजेशन हुआ कि कभी कुछ कंसिडर नहीं किया जाएगा। मेरे ना तब स्टार्टिंग में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, तो सबको दिख रहा था, पर ये इतना काम रहता था, वो कुछ कंसिडर नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते, वो पता नहीं, पर वो कुछ नहीं कंसिडर होता। तो मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही, तो मैं कैसे पेशेंट को कॉल करूँगी, और उनको सेकंड्स का भी डिले बहुत चुभता है, तो बस डाँटे जा रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो, या तुम OT में घूमने आती हो बस, इस तरह के स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। और जब तुम अपनी हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा वल्नरेबल भी हो जाते हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा हर्ट भी करती हैं। तो उस टाइम पे ये सब स्टेटमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा डीप हर्ट कर रही थी कि तुम बस यहाँ घूमने आते हो। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं जब भी ड्यूटी पे आई हूँ, और वो बिल्कुल कंसिडरेट नहीं है, बस डाँटे जा रहे हैं। और ऐसे ही एक बार OT में ऐसे, एक बार किसी OT टेक्नीशियन भैया लेके आए थे पूरी, तो वो एक पूरी उन्होंने मुझे खाते हुए देख लिया, तो उन्होंने ऑफ़र की थी, वो सब खाते हैं ऐसे। तो उसको भी सुना दिया, बस यहाँ तुम खाने-पीने ही आते हो, और जबकि हम पूरे दिन सुबह से शाम तक खाली पेट रहते थे। हमें बीच में जाने भी नहीं दिया जाता था, हमें शुरू में पता नहीं था, हम बीच में चाय ब्रेक के लिए भी चले गए थे, तो उसको भी इतना बड़ा इश्यू बनाया गया था। बात-बात पे टॉन्ट करते रहते थे कि तुम्हें तो कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है ना? हाँ, हाँ, कॉफ़ी पियो जाके। तो वो सब भी बहुत मेंटल टॉर्चर जैसा लगता था। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ था, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने छुट्टी ही की थी। तो फिर मैं घर चली गई थी छुट्टी में, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मतलब मैं पोस्टिंग जाती थी तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई लीनियंसी हो कि मैं सोचूं कि कर लूँ, तो मुझे बहुत हेक्टिक लगा, तो मैं घर चली गई कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं घर जाके, बस मैं घर पहले सिर्फ इस वजह से गई थी, उसी टाइम पे मेरे पीरियड्स आए, तो बहुत हैवी मेंसेस हो रहे थे, तो फिर मैंने टेस्ट कराया कि क्या बात है, तो मुझे उस समय फाइब्रॉइड डायग्नोज हो गया। तो फिर ये सब क्लब होके मुझे लगा कि मुझे ENT नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना हेक्टिक रहेगा, हमेशा कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, और क्योंकि मुझे अस्थमा है ही, और ENT में तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होगा, तो वो लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अस्थमा एग्रीवेट हुआ करेगा। तो ये सब मिला के भी मुझे लगा कि ENT, ये सब रीजंस तो हैं, इंस्टीट्यूट एंड ENT वो अलग बात है, पर मेरे को अपने पर्सनल रीजंस की वजह से भी लगा कि मुझे ENT, मुझे कितनी भी पसंद हो, पर मेरे लिए ठीक ब्रांच नहीं है। और क्योंकि फाइब्रॉइड था, ब्लड लॉस हो रहा था, तो मुझे अनीमिया भी था, तो शायद इस वजह से भी मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी, मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं थी वो सब हैंडल करने की, तब हीमोग्लोबिन ही कम है। तो बाकी राउंड 3 पेंडिंग था अभी, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी, मैं काउंसलिंग करा के ब्रांच चेंज कर लूँ, तो शायद अगर राउंड 3 हो चुका होता तो मैं
एडजस्ट कर भी लेती। अब क्योंकि ऑप्शन भी था और मैंने इस रैंक पे ईएनटी ली थी, तो यही सब मिलके मुझे लगा कि भाई मुझे तो चेंज कर लेना चाहिए। मुझे जबकि ये फीलिंग आ रही थी कि ये राउंड 3 पोस्टपोन भगवान मुझे साइन दे रहे हैं कि यू शुड डू। अब लास्ट में एक बार ये क्लियरिफाई करना ज़रूरी है बहुत। IMS BHU की ईएनटी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ठीक होनी चाहिए। अगर ये सोच के लेंगे कि जनरल सर्जरी से तो वो कम ही हेक्टिक रहेगी और ईजी रहेगी, तो IMS BHU की ENT में ये केस नहीं होने वाला। वहाँ बहुत ही हेक्टिक है वो, और सॉर्ट ऑफ टॉक्सिक भी है। सीनियर्स कहते हैं कि वो टॉक्सिसिटी नहीं करेंगे, पर उन्होंने वो ही देखा होता है, तो गुस्से में वो चीज़ें कर देते हैं। और पहले से कम भी हुई होगी टॉक्सिसिटी, तो हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम होता है, हम वो नहीं फ़ील कर पाते हैं। बाकी हैंड्स ऑन बहुत अच्छा है, और मैंने बस 20 डेज़ किया था, मैंने उसमें ही ग्राफ्ट निकाल लिया था। सो मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर चूजिंग IMS BHU ENT। डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देयर। बाकी ले सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर पाओगे, हो जाएगा मैनेज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।